हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7वीं सामान्य विज्ञान का 8वां पाठ स्थिर विद्युत पढ़ेंगे। इसमें पहला भाग हम लोगों ने पढ़ा है और दूसरा भाग पढ़ेंगे घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो घर्षण के कारण तैयार होने वाले विद्युत आवेश को घर्षण विद्युत कहते हैं। ये आवेश वस्तु पर घर्षण किए गए स्थान पर ही होते हैं। इस कारण इन विद्युत आवेशों को स्थिर विद्युत कहा जाता है। जहाँ घर्षण करते हैं वहीं पे स्थिर विद्युत रहते हैं, इसलिए इसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। ये जो है जहाँ पे घर्षण होता है वहीं पे स्थिर रहते हैं। स्थिर विद्युत का आवेश नम एवं गीली हवा द्वारा अवशोषित होता है, इसलिए शुष्क हवा रहने पर ही इस प्रयोग को करना चाहिए। अगर हवा नम और गीली है तो ये जो है आवेश को अवशोषित कर लेते हैं, अपनी तरफ शोषण कर लेते हैं। इसलिए इन्हें विशेष रूप से हमें शुष्क हवा में करना चाहिए, नहीं शीत ऋतु में करना चाहिए। अगर हवा में नमी है तो ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रयोग द्वारा इसको देख सकते हैं। इसके लिए सामग्री है कुछ एक्स्ट्रा ऊनी कपड़ा, हाथ या पैर का मोजा, कांच की बोतल। यहाँ पे कांच की बोतल है, ऐसा चित्र दिखाया गया है, ऐसा आपको करना है। बोतल पर एक स्ट्रा रखो, दूसरी स्ट्रा उसके पास लेकर के जाओ। एक स्ट्रा ऐसा रख के दूसरी स्ट्रा हाथ में लिए हैं, इसे इसके पास लेकर जाओ। क्या देखेंगे, कोई जो है फंक्शन नहीं होगा इसमें। अब बोतल पर स्ट्रा वैसे ही रहने दो। दूसरी स्ट्रा को ऊनी कपड़े द्वारा रगड़ो और बोतल के ऊपर रखी स्ट्रा के पास ले जाओ। अब क्या होगा, अभी स्ट्रा वहाँ पे रखी हुई है, उसे रहने देंगे। अब स्ट्रा को ऊनी कपड़े पर रगड़ेंगे। ऊनी कपड़े पर रगड़ने के बाद फिर उसके पास ले जाएंगे तो क्या होता है देखेंगे। अब दोनों स्ट्रा को अगर आप ले जाएंगे तो उनमें आकर्षण होगा। अगर दोनों स्ट्रा को ऊनी कपड़े पर रगड़ेंगे फिर से दूसरी को भी, तो उसमें क्या होगा, उन दोनों स्ट्रा के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे से दूर होंगे। तो घर्षण की गई स्ट्रा बोतल पर वैसे ही रखो। अब जिस ऊनी कपड़े से घर्षण किया गया था उसे स्ट्रा के पास ले जाओ, जिसपे घर्षण किए वहां उसको ले जाने पे क्या होगा, उसमें प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे कि आकर्षण हो रहा है और प्रतिकर्षण हो रहा है। इसके बारे में आपने पढ़ा कि सजाती यानी धन धन जब आवेश होता है तो उनके अंदर प्रतिकर्षण होता है, यानी समान आवेश होता है, चाहे धन हो चाहे ऋण हो, तो उनके बीच जो है प्रतिकर्षण होता है। यानी सजाती विद्युत आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजाती विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है। एक धन रहेगा एक ऋण रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, यानी वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षण होगा। विजाती विद्युत आवेशों में आकर्षण होगा, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। प्रतिकर्षण यानी दूर हटाएंगे, आकर्षण यानी नजदीक आएंगे। तो प्रतिकर्षण विद्युत आवेशित वस्तुओं को पहचानने की कसौटी है। अगर दोनों समान विद्युत के हैं, दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है, तो हम इससे मालूम कर सकते हैं कि इसमें विद्युत है। विद्युत आवेशित वस्तुओं को इसके द्वारा पहचाना जा सकता है। और कुछ चीजें हैं उसका भी जानकारी ले सकते हैं। थर्मोकोल, बाल या सरसों के दाने, प्लास्टिक की बोतल में लेकर जोर जोर से हिलाओ। सरसों के दाने एक दूसरे से दूर हो जाने का प्रयत्न करेंगे परंतु ये बोतल पर चिपक जाते हैं। ये सब क्यों होता है, ऐसा विद्युत आवेश के कारण ही होता है। स्पर्श द्वारा वस्तु को आवेशित करना, कभी स्पर्श के द्वारा भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। कागज का प्रयोग आप लोगों ने देखा, ऐसा कर सकते हैं। गुब्बारे के साथ भी रगड़ करके ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा पानी का एक प्रयोग किया गया है। नल है, पानी गिर रहा है तो क्या विद्युत पानी को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसमें विद्युत जानने के लिए कंघी को रगड़ करके, ऐसा नल से पानी गिर रहा है, पहले जो है कंघी को बिना रगड़े ले जाएंगे तो कोई जो है हलचल नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसको कंघी को रगड़ करके पानी के पास नज़दीक ले जाते हैं, थोड़ा दूर रखेंगे, तो देखेंगे पानी की धार कंघी की तरफ मुड़ जाती है। तो इसका कारण क्या है कि कंघी के अंदर आवेश उत्पन्न हो गया है, वो पानी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है।
क्योंकि पानी में जो है पहले से विद्यमान जो विद्युत है वो स्थिर था, लेकिन कंघी में जो विद्युत है वो विपरीत, यानी ये प्रतिकर्षण हो रहा है। तो शुरुआत में पानी की धार आवेश रहित है। ऋण आवेशित कंघी समीप आने पर पानी की धार से कंघी के सामने वाले भाग के ऋण कण दूर जाते हैं और ऋण आवेश की कमी के कारण पानी की धार का उतना भाग धन आवेशित हो जाता है। ऋण आवेशित कंघी और धन आवेशित पानी की धार के बीच आकर्षण के कारण पानी की धार कंघी की ओर आकर्षित होती है। कंघी को दूर ले जाने पर पानी की धार के ऋण कण पुनः पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। धन और ऋण आवेशों की संख्या समान होने के कारण पानी की धार आवेश रहित हो जाती है। जब दोनों कण समान हो जाएंगे, धन और ऋण, तो फिर आवेश रहित हो जाता है पानी। अतः पानी की धार बहुत दूर होने के कारण कंघी की ओर आकर्षित होना रुक जाता है। इस तरह से प्रयोग करके देख सकते हैं, खेल सकते हैं। खेल में बहुत सारे प्रयोग हैं, इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन सावधानी रख करके। स्वर्णपत्री क्या है? स्वर्णपत्री विद्युतदर्शी। विद्युत को चेक करने के लिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। तो ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी विद्युत आवेश के परीक्षण का एक सरल उपकरण है। विद्युतदर्शी में तांबे की छड़ के ऊपर के सिरे पर धातु की एक चकती होती है, दिखाया गया है। दूसरे सिरे पर सोने के दो पतले पत्र अथवा पन्नियां होती हैं, जो नीचे दिखाया गया है। छड़ को कांच की एक बोतल में इस प्रकार रखते हैं जिससे धातु की चकती बोतल के बाहर रहे। आवेश रहित किसी वस्तु से विद्युतदर्शी की चकती को स्पर्श करने पर नीचे की पन्नियां सिकुड़ी ही रहती हैं और आवेशित वस्तु की चकती को स्पर्श करने पर दोनों पन्नियां सजाती विद्युत आवेश से आवेशित होती हैं और उनमें परस्पर प्रतिकर्षण होने से वे एक दूसरे से दूर जाती हैं। हाथ से चकती को स्पर्श करते ही पत्तियां पास आती हैं, क्योंकि पन्नियों का आवेश स्पर्श द्वारा हमारे शरीर से जमीन की ओर जाता है और पन्नियां आवेश रहित हो जाती हैं। तो इस तरह से स्वर्ण पर विद्युतदर्शी का उपयोग विद्युत है कि नहीं है चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विद्युतदर्शी में सोने के स्थान पर किसी दूसरे धातु की पन्नियों का उपयोग किया जा सकता है। उसमें सोने के जैसा गुणधर्म होना चाहिए। सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने पुत्र विलियम के साथ पतंग उड़ाने का प्रयोग किया था। रेशम का कपड़ा, देवदार वृक्ष की लकड़ी और धातु के तार का उपयोग करके पतंग तैयार की। धातु का तार इस प्रकार जोड़ा कि उसका सिरा पतंग के ऊपर के भाग की ओर तो दूसरा सिरा पतंग की डोरी से जुड़ा हो। जिस दिन पतंग उड़ाई उस दिन आकाश में बिजली चमक रही थी। पतंग के तार द्वारा बादलों को स्पर्श करते ही विद्युत आवेश पतंग पर स्थानांतरित हुआ। इससे पतंग की ढीली डोरी तन गई। विद्युत आवेश डोरी से जमीन की ओर पहुंचा और जमीन पर डोरी का स्पर्श होते ही चिंगारी गिरी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आकाश में चमकने वाली बिजली विद्युत आवेश का ही एक रूप है। आप बारिश के दिनों में बादलों में गड़गड़ाहट सुनते हैं, जोर से बिजली चमकती है बोलते हैं। अभी कुछ समय पहले कई जगहों पर बिजली गिरी और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। तो आकाशीय बिजली भी होती है जो समय समय पर प्रकृति द्वारा गिरती है और उससे प्रकृति में नुकसान होता है। तो हम इसको देखेंगे वायुमंडलीय विद्युत आवेश क्या होता है। इस तरह से बारिश के दिनों में आप देखेंगे तो गड़गड़ाहट होती है बादलों में, आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली का चमकता, ये सब बातें आपको अनुभव है। कभी कभी वृक्ष पर या इमारत पर बिजली गिरने से लोगों की, जानवरों की मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में अभी पढ़ा। ये कैसे घटित होता है, तो ये होता कैसे प्रकृति में, और यह घटित होने का क्या, यह घटित ना हो इसके लिए कोई उपाय किया जा सकता है क्या, बचा जा सकता है क्या। किसी इमारत पर
अगर ये बिजली गिर गई तो पूरी इमारत नष्ट हो सकती है। तो इससे बचा जा सकता है क्या? आकाश में बिजली चमकती है, जमीन पर बिजली गिरती है, यानी निश्चित रूप से क्या होता है इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। बिजली का चमकना, लाइटनिंग क्या है? आकाश में जब हवा और बादल का घर्षण होता है, अभी अपने घर्षण विद्युत पढ़ा, तो आकाश में जब हवा और बादल का घर्षण होता है तब ऊपर वाले कुछ बादल धन आवेशित तो नीचे वाले कुछ बादल ऋण आवेशित बन जाते हैं। ऊपर वाला बादल धन आवेशित हो जाता है और नीचे वाला बादल ऋण आवेशित हो जाते हैं, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। और बिजली चमकना और गिरना, इसके पीछे का विज्ञान जटिल है, इसलिए हम समतल जमीन के ऊपर के आकाश के एक ऋण आवेशित बादल का विचार करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो बादल है वो ऋण आवेशित है। जब बादल के तल का ऋण आवेश जमीन के आवेश की तुलना में बहुत अधिक होता है, तब क्रम से ऋण आवेश जमीन की ओर प्रवाहित होने लगता है। जब आकाश में बादल के तल का ऋण आवेश जमीन के आवेश की तुलना में अधिक हो जाता है, तब वही क्रम से ऋण आवेश जमीन की ओर प्रवाहित होने लगता है। यह घटना अति शीघ्र, यानी बहुत शीघ्र, 1 सेकंड में ही से भी कम समय में घटित होती है। इतना शीघ्र होती है कि 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। तो इस समय विद्युत आवेश के साथ उष्मा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा का भी निर्माण होता है। तो इस विद्युत के साथ जो है उष्मा का, प्रकाश का और ध्वनि का भी निर्माण हो जाता है, इसलिए गड़गड़ाहट होती है और जो है प्रकाश दिखता है और बिजली गिरती है। तो बिजली का गिरना, लाइटनिंग स्ट्राइक, तो हम अभी देखा आकाश में विद्युत आवेशित बादल होने पर वे ऊंची इमारतों, वृक्षों की ओर आकर्षित होते हैं। जब बादल विद्युत आवेशित हो जाते हैं तो ऊंची ऊंची इमारतों, वृक्षों की तरफ वे आकर्षित होने लगते हैं और तभी बिजली गिरती है। तब इमारत की छत या वृक्ष के सिरे पर प्रेरण द्वारा विपरीत विद्युत आवेश का निर्माण होता है और बादल और इमारत के बीच के विपरीत आवेशों के आकर्षण के कारण बादल का आवेश इमारत की ओर प्रवाहित होता है। इसे ही बिजली गिरना कहते हैं। तो बिजली के कारण निर्मित होने वाली अत्यधिक उष्मा और प्रकाश के कारण हवा की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया होने से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनती है। यह गैस बरसात के पानी के साथ मिश्रित होकर जमीन पर आती है और जमीन की उर्वरा बढ़ाने वाले नत्र की पूर्ति करती है। इसके आने से जमीन की उर्वरा बढ़ती है। बिजली की ऊर्जा द्वारा हवा की ऑक्सीजन को ओजोन में रूपांतरण होता है। बिजली की ऊर्जा द्वारा जो है हवा की ऑक्सीजन का भी ओजोन में रूपांतरण होता है। ओजोन गैस क्या काम करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इस तरह कहीं न कहीं प्रकृति जो है हमें किसी चीज़ से नुकसान करती है तो कहीं न कहीं हमारा फायदा भी करती है। इस तरह से प्रकृति प्रकृति को संतुलित अपने आप करती है। तड़ित रक्षक क्या है? तड़ित रक्षक, लाइटनिंग कंडक्टर, ये तड़ित रक्षक है। इसका चित्र देख सकते हैं, एक इमारत है। इसको कैसे बनाया जाता है? बादल से गिरने वाली बिजली के आघात से बचने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे तड़ित रक्षक कहते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं, उसमें बिजली गिरने का खतरा रहता है, तो इस बिजली से बचने के लिए इस तरह के तड़ित रक्षक बनाए जाते हैं। तड़ित रक्षक तांबे की एक लंबी पट्टी होती है। इमारत की सबसे ऊंचे भाग पर इसका एक सिरा होता है। इस सिरे के भाले की तरह अग्र होते हैं। पट्टी के दूसरे सिरे को जमीन के अंदर ढलवा लोहे की मोटी चादर से जोड़ा जाता है। इसके लिए जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें कोयला और नमक डालकर ये मोटी चादर खड़ी की जाती है। इसको अर्थिंग जैसा बनाया जाता है, जिसको आप लोग कहीं कहीं यूज करते हैं। तो इसमें पानी डालने की सुविधा की जाती है, समय समय पर इसमें पानी भी
डाला जा सके खड्डे में। इस कारण बिजली शीघ्रता से जमीन में फैल जाती है और होने वाली हानि से बचा जा सकता है। यानी ऊपर जो बिजली आती है उसको खींच करके जमीन के नीचे लाया जाता है, जिससे हानि से बचा जा सकता है। विद्युत आवेशित बादल इमारत के ऊपर से गुजरते ही इमारत की ओर प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश तांबे की पट्टी के माध्यम से जमीन में पहुंचता है। ऊपर तांबे की पट्टी लगी रहती है, उसके माध्यम से वो जमीन के नीचे पहुंचता है और इस तरह से इमारत को होने वाला नुकसान टाला जा सकता है। तो ऊंची इमारतों पर तड़ित रक्षक लगाने से आसपास के परिसर की भी बिजली गिरने से रक्षा हो सकती है, अगल बगल के परिसर की भी रक्षा हो सकती है। तो तड़ित आघात से कैसे बचाव करना चाहिए, इसकी और भी जानकारी आपत्ति व्यवस्थापन पाठ में और मिलेगा। तो हम लोग आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब स्वाध्याय दूसरे दिन देखेंगे। धन्यवाद।